नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है और बच्चा पार्टी ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, आवेश की आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चों, यहां से ऐसे तीन प्रश्न बनते हैं। एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, जिसे हम लोग लेमडा द्वारा दर्शाते हैं और लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण आवेश का रैखिक घनत्व होता है। एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व, जिसे रो द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर क्यू बाई भी होता है, यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। बच्चों, यहां से सभी का मात्रक निकाल लो। चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का मीटर हुआ, यहां से निकालो चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, फिर यहां से निकालो चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मीटर को ऊपर भेजोगे तो इस पे इनवर्स लग जाएगा, फिर अगर ये प्लस में है ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, फिर ये भी प्लस में है सर तो ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमसे आयतन घनत्व का पूछा, यानी कि ये वाला बात पूछा गया, तो देख लो बच्चों मात्रक कौन सा, तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, समझ गए बच्चा पार्टी, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये है आवेश के रैखिक घनत्व, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व जो यहाँ पे है, और ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो ये सभी आप याद रखिएगा। चलो, जितना भी अलग से समझा रहे हैं बच्चों, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना रहा है, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। जल्दी से आप लोग बता दो बच्चा पार्टी, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। जस्ट हमने ऊपर बताया, जो यहाँ पे आ सकता है। देखो बच्चा पार्टी, जल्दी से अब लगा दो कौन सा होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बता दो बच्चों। पूछा जा रहा है आवेश के रेखीय घनत्व, यानी कि ये वाला, तो ये हमारा देखो चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर, कूलम बटा मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। याद रखिएगा, ये 3 प्रश्न से एक प्रश्न हर एक बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछेगा, देखो ऐसा नहीं कि इसी से, देखो पूछेगा कि आवेश के रैखिक घनत्व को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो आप लेमडा बता के चलोगे, या फिर इसके लिए ये फॉर्मूला पूछेगा, लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। तो बच्चों, पूरा ये जितना मैंने लिखा ना, इसको पूरा का पूरे को याद कर लो, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं बच्चों, यहां से हर एक बार रहता है प्रश्न। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को बच्चों, यहां पे देखो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हमने कहा था ई कहते हैं। और ई क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू हुआ। अगर इसका मात्रक निकालते हो तो फोर्स का न्यूटन होगा, चार्ज का कूलम, यानी कि बच्चों विद्युत क्षेत्र का अगर मात्रक भी पूछे तो न्यूटन प्रति कूलम बता के चलोगे, और अभी का करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगाओगे। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ गए बच्चों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक के हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ओके, चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किनकी जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की, ये सभी की जानकारी प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, और जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि
क्योंकि बच्चा पार्टी आज बहुत मजा आने वाला है। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को वो भी कम समय में कवर करेंगे, इसीलिए समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम जितना भी प्रश्न कराते हैं वो डाउट पूरा क्लियर होने के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को बच्चा पार्टी हमने कूलाम का नियम कहा था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा इंटू में Q बाई आर होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? Q बाई आर होता है। क्या बताओ एक बार, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप बता के क्या चलोगे? आप बताओगे अगर Q बाय आर है तो सर क्या हम 1/r लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा? ये विद्युत विभव का मान जो होगा, ये आर दूरी पर अगर विद्युत विभव का मान पूछे तो वो आर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यानी कि आप कह सकते हो भी समानुपाती 1/r होगा, ये वाला बात यहाँ पे पूछा गया। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से हमने पढ़ा है सर, विद्युत फ्लक्स के लिए फाई होता है और ई लगाते, क्योंकि ये विद्युत लगा हुआ है। ई, ये फाई ई बराबर ई इंटू ए फॉर्मूला है, तो ई का मात्रक सर हमने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब ये एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर लगा देते हैं। कहां है ऑप्शन में सर? न्यूटन प्रति कूलम नहीं है बच्चों। अच्छा, एक मात्रक और, ई का मात्रक बच्चों आपने पढ़ा है ना, ई का मात्रक तो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ई मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पे देखो ए जो लिखा गया, तो गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखो। 1 मीटर से 1 मीटर को उड़ा दो, कहां पर सर? तारों के शहर में। बचा कौन सा? वोल्ट मीटर। बचा कौन सा सर? वोल्ट मीटर बचा। अब मिला क्या आंसर? 7 का सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करते चलो ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल ये पूछा जा रहा है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो N का मान संभव नहीं है? ऐसे हमने पढ़ा है सर, Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस का Ne होता है, ये पढ़े हैं हम लोग। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम है, और N एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप जाके अनंत तक जहां जाना है जाओ। लेकिन बच्चों ये हमने तो नहीं लिखा कि 1.2 1.3 1.4 1.9 या फिर 2 ऐसे करके। पॉइंट में हमने कहीं नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि ये मान पॉइंट में नहीं हो सकता है। तो ये बीच में कैसे आ गया सर? पॉइंट वाला बात नहीं होता यहाँ पे। करेक्ट आंसर सी होगा, एन का मान पॉइंट में नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉइंट में वो जाने, लेकिन हमसे एन का मान पूछा गया। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। कूलम्ब बल कैसा बल होता है? कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक बात मैं बता दूं, बहुत जल्द आपके पूरे एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। वो किसी भी गैस पेपर का नहीं होगा जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी से, वो एनसीईआरटी मैं आपको खत्म करूंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर हिंदी हो। ये 4 सब्जेक्ट मैं खुद आपको खत्म करवाऊंगा, और वो अगर आप क्लास करते हो तो उसके बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। ऐसे बच्चा पार्टी इसके बाहर भी नहीं जाएगा, लेकिन देख रहे हो ना आजकल एनसीईआरटी से वो सूत्र सब फॉर्मूला सब पूछता है, तो वहां से भी कर लेंगे, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हमारा सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ओके, ये बता दिया, सी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ये तो हमने जस्ट बता के चला। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, आवेश के वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश के वितरण से बच्चों ऊर्जा का ह्रास होगा। 11 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही बात है बच्चों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलो ये बता के चलो, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सा हो जाएगा? संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है बच्चा पार्टी, उसका नाम बता के चलो कौन
कौन सा हो जाएगा? आप बताओगे सर विभवांतर होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? हमने पढ़ा है सर C बराबर एप्सिलॉन नोट A बाई D पढ़े है। तो हमसे पूछा गया कौन निर्भर नहीं करता है, तो प्लेट की आकृति पर निर्भर कर रहा है। एरिया वाला बात हो जाता, आकार भी एरिया हुआ। ये दूरी वाला सब पर निर्भर करेगा, लेकिन भैया आवेश कहां पर है? इसमें कहीं पर नहीं है, तो ये इस पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, पिको फैराड किसका मात्रक होता है? हमने बताया था फैराड आए, माइक्रो फैराड आए, पिको फैराड आए, या फिर बच्चा पार्टी आपके सामने कूलम पर वोल्ट आए, तो ये सभी धारिता का मात्रक होता है। ये कैसे है भैया? C बराबर Q बाय V पर हो, तो चार्ज का कूलम और वोल्ट यही आएगा ना बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। ये रहा 15 नंबर सवाल, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 15 का बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, एक पराविद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। यहाँ पे देखो, ये बड़ा आसान सा होता है जी। 3 संधारित्र है और इसमें प्रत्येक की धारिता सी है, यानी कि 1/C 1/C फिर प्लस में 1/C, और उस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो यही बात होगा ना, उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? अगर हम 1/C इक्विवेलेंट निकाले तो बट्टा में 3/C होगा, और अगर हम C इक्विवेलेंट निकाले बच्चा पार्टी तो C/3 हो जाएगा। बस ये वाला बात पूछा गया, C/3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी वाला, समांतर वाला तो और आसान है, सीधे जोड़ दो हो जाएगा काम आपका। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 18 नंबर सवाल है, 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? पहले तो हमने ये पढ़ा है कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। किसका मात्रक? विद्युत धारा का। हमने पढ़ा है सर I बराबर Q अपॉन T फॉर्मूला है। हमें अगर ये पूछे I का मात्रक क्या एम्पियर होता है, तो यहाँ पे चार्ज का बराबर में कूलम लिखोगे और टाइम का सेकंड लिखोगे, यानी कि 1 एम्पियर बराबर यहाँ पे 1 लगाओ, कूलम ये ऊपर कर दो, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा? कूलम बटा सेकंड, ये वाला बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अगर एमीटर है तो बहुत कम होगा, लेकिन बच्चों अगर आपके सामने आए आदर्श एमीटर, क्या आएगा बच्चा पार्टी? आदर्श एमीटर आए तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध आप 0 बता के चलोगे। अगर बच्चा पार्टी आपके सामने आ जाए आदर्श वोल्ट मीटर आपसे पूछे, तब इसका प्रतिरोध आप बता के चलोगे अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ये बात आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बता के चलो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से? किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों ये बढ़ जाता है तापमान के बढ़ने से। 20 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रहा है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो बड़ा आसान है, किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? ऊर्जा का होता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणा 10 पर पावर 6, और ये जूल हो जाएगा, क्योंकि किलोवाट घंटा बराबर ये हमारा जूल का होता है। बताओ कौन सा ऊर्जा का है ना? करेक्ट आंसर बी। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर का -19 कूलम, नहीं जूल बच्चों, क्योंकि अगर कूलम लगा दिए आप तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, लेकिन हमें जूल लगाना पड़ेगा, तब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये निकल जाएगा जूल में। लेकिन ये दोनों पूछ लिया गया एग्जाम में, तो आप याद रखोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 22 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है समेशन I बराबर 0, और ये किरचॉफ साहब का पहला नियम है, और ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ साहब का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके चलो
नेक्स्ट बता के चलो आप लोग 23 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। देखो अगर विभवांतर को मापना है तो वोल्ट में मापो ना, क्योंकि शक्ति को वाट में, धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में, यही सब बात होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को क्या उष्मा में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल रहा है बच्चा पार्टी, उसे आप बता के चल रहे हो कि प्रतिरोध कहते हैं सर। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। आर बराबर पढ़े हैं भी बट्टा में आई। देखो अगर आर का मात्रक ओम होता है तो भी बाई आई है, तो भी लिखो और इसको ऊपर भेज दो। ऊपर भेजने पे हमारा देखो ये क्या है, ये धारा है, तो धारा का मात्रक आप लिख दो एम्पियर होता है, तो बस 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। आपका सही आंसर ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्या पूछेगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चा पार्टी की 1 ओम बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे 1 वोल्ट पर एम्पियर। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वो सभी बात मैं आपको बताते हुए जा रहा हूं। देखो किरचॉफ का बिंदु नियम, यानी कि बच्चों पहला नियम, यानी कि पहला नियम अगर आप बता रहे हो कि सर पहला नियम तो आवेश संरक्षण का है, तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण जो होगा वो विद्युतीय विभव में अंतर होता है। क्या होता है? विद्युतीय विभव में अंतर। 26 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से बच्चा पार्टी क्या मापा जाता है बताओ? तो वो मापा जाता है उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध, ए और बी दोनों, उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध को मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके क्लास को लाइक करते हुए चलना बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे का ऐसा लगता है कि सर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े या फिर क्या पढ़े कि सीधा एग्जाम में ये सारा प्रश्न टकराए, तो बच्चा पार्टी हमने आपके लिए फिर से तैयार कर लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि बच्चों फिजिक्स में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में 50 से 60 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार बायोलॉजी में 50 से 60 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव। ये 3 सब्जेक्ट का हमारे द्वारा आपको नोट्स मिलेगा और एग्जाम में उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब नहीं आएगा जी, क्योंकि ये हर एक साल हमारे द्वारा दिया जाता है। जितने बच्चे लेना चाहते हो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। देखो बच्चा पार्टी अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आपको भरोसा तो होगा ना कि सर जितना कराते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आप क्लास करके खुद पता लगा सकते हो, तो समझो वो सब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे उसमें आपको वहां भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसके बाहर नहीं आने वाला है। बस आप पढ़ने की गारंटी लो, एग्जाम में आने की गारंटी हम ले लेते हैं। चलो बताओ आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा? अनंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो बता दो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहता है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का बच्चों बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? समरूप वेग से चलायमान आवेश बच्चों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कि बच्चों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है? तो हमने पढ़ा है कि E बराबर एच न्यू होता है। अगर हम H निकाले, क्योंकि सर H को ही हम लोग क्या कहते हैं, H को ही हम लोग ने कहा है कि सर प्लांक कांस्टेंट होता है। और अगर H बराबर E बट्टा में भी होता है तो बट्टा ये हमारा ऊर्जा का जूल ले लो बच्चा पार्टी, ये जूल ले लो। और ये अगर आवृत्ति है तो सेकेंड इनवर्स ले लो, इसको ऊपर करो तो ये जूल सेकेंड इसका मात्रक निकलेगा। अच्छा बच्चों इसका मान पूछता है तो 6 पॉइंट यहाँ पे याद रख लो। 6 पॉइंट क्या होता है सर? 626 होता है। 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकंड इसका मात्रक है। ये मान हो गया बच्चों, इसका मान है, यहाँ पे मैं मान लिख देता हूं। अच्छा बच्चों सर विमा पूछा है, आप क्या बता दिए? लो एनर्जी का आप लिख लो सर ML2, ये हमारा T इनवर्स 2 हो जाएगा। फिर बट्टा में लिख लो ये हमारा आवृत्ति सेकंड इनवर्स है तो इसे टाइम इनवर्स
इनवर्स लिख दो, ये हमारा ऊपर करोगे तो Ml2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस है प्लस हो जाएगा तो T-1 बचेगा। लो Ml2 T इनवर्स करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका मान भी हमने इसीलिए बता दिया क्योंकि पूछेगा प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा, तो ये लिख देना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके चलो लोहा कैसा होगा हमने बताया है, लोहा आए आपके सामने, कोबाल्ट आए, निकेल आए तो आप लगाओगे लौह चुंबकीय होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछता तो 90 डिग्री लगाते। समझ में आया? यस नो। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक बच्चों बताओ। 34 का सही जवाब चुंबकीय प्रेरण का मात्रक आप लगा रहे हो वेबर, क्या बच्चा पार्टी टेस्ला लगा रहे हो तो टेस्ला आप लगा सकते हो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा प्रश्न आपके सामने। अगला बता के चलो ये रहा कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। और बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? तो ये किया था फैराडे साहब ने। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, ये फैराडे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा 36 नंबर सवाल। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाला भैया लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व हमने ये बताया था कि आपके सामने आए अन्योन्य प्रेरकत्व, आपके सामने आए स्व प्रेरकत्व, आपके सामने या फिर सिर्फ प्रेरकत्व आए, आप हेनरी बता के चलोगे। क्या बता के चलोगे भैया? हेनरी बता के चलोगे, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 3 मिली हेनरी। 10 पर पावर 3 को 1000 कहते हैं। ये बात भी अगर मैं आपको बता रहा हूं तो बच्चों आप केमिस्ट्री में कमजोर हो। केमिस्ट्री है क्या? नहीं, ये है सर फिजिक्स, लेकिन इसमें तो ये हम क्या करें मल्टीप्लिकेशन समय, ये आप कमजोर हो इसका मतलब है, लेकिन नहीं आपको ये सब पता होने चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है? विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा का नाम बताओ एक बार, तो वो हो जाता है डायरेक्ट करंट, यानी कि सर दिष्ट धारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 40 नंबर सवाल है, ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण जो कहलाएगा वो ताम्र क्षय होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट में पूछेंगे 70 में कितना सही किए हो। देखो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा? प्रतिघात आए, धारितीय प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, प्रतिरोध आए, ये सभी का आप ओम लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है बच्चों? बताओ 42 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से। ओके क्या होगा उसमें? बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वाला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। चलो नेक्स्ट बताओ। अगला नंबर सवाल है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वो वोल्टेज होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में बच्चा पार्टी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज। चलो अगला बताओ आप लोग कि दिष्ट धारा के लिए कौन प्रेरणिक प्रतिघात होता है? यहाँ पे डायरेक्ट करंट के लिए पूछा गया है, बताओ एक बार कौन सा होगा? तो वो शून्य होता है। चलो अगला बता के चलो आप लोग। 45 नंबर सवाल है कि एक्स किरण क्या है? एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला कैथोड किरण है। विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला भैया कैथोड किरण है। ओके चलो बताओ दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है? माइक्रोवेव होता है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण माइक्रोवेव, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा होगा? अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा होता है? तो वो ही आप बता के चलोगे, रॉक साल्ट होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, कुहुरे में फोटोग्राफी के लिए किसको प्रयुक्त
करते हैं, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त करते हैं अवरक्त किरणों को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, अगर आपने हमारा एक और भी चैनल आपके लिए बनाया गया है जिसका नाम क्या है सर, उसका नाम है विद्या प्लेटफॉर्म। क्या है ये? हमारा विद्या प्लेटफॉर्म नाम है, तो इसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप सर्च कर लीजिएगा विद्या प्लेटफॉर्म, आपके सामने आ जाएगा। उसमें भी बहुत ही कम 2000 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स है। चलो ये बता के चलो, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है? तो वो SM इनवर्स होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो फ्रिंज की चौड़ाई बताओ। 51 नंबर सवाल का जवाब वो बढ़ती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि प्रदर्शित करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है भैया, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको? ध्रुवण को। किसको बच्चा पार्टी? ध्रुवण को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्लास को सभी बच्चे लाइक करते हुए चलिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये पता रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? हीरा का अपूर्णांक एक बार बताओ आप लोग। तो आपने ये पढ़ के चला है कि सर हीरा का अपूर्णांक 2.42 होता है, लेकिन अगर हीरा का क्रांतिक कोण पूछे, हीरा का बच्चा क्रांतिक कोण आपसे पूछे तो क्या बताओगे? तो वो होता है 24.41 डिग्री। 24.41 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यहाँ पे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 54 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 55 नंबर सवाल है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? किस कारण से बच्चों वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? ये बात आप हमें बताओगे क्या? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक बार बताओ, एक बार जल्दी से। 55 नंबर सवाल का जवाब आपने ही बता के चला है, सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। ये रहा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। मुड़ने को क्या कहा जाता है? किरण जो मुड़ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये बात पूछा गया। अपवर्तन कहते हैं भाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 57 है, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो वो समतुल्य भी उत्तल ही होगा ना भाई, क्योंकि दो उत्तल लेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है उत्तल लेंस की, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस की, जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को बाइफोकल लेंस की, बेलनाकार लेंस किसमें होता है बच्चों? अबिंदुकता को दूर करने में। चलो 59 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होगा? आप बता के चल रहे हो तीव्रता। क्या? अच्छा बच्चों एक बार बताओ, तीव्रता जो लगा दिए हो तो क्या ये बात सही है? आप लोग लगाते हो ना आंसर बच्चों? आंसर लगाओगे तभी याद होगा, क्योंकि आंसर लगाते हो तो क्वेश्चन को भी देखते हो। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होगा? हाँ, इसका आंसर बी लगाते हैं। तो आंसर लगाओगे तो ध्यान यहाँ पे केंद्रित रहेगा, नहीं तो उधर हाँ उधर खाना बन रहा है, हाँ उधर देखो मम्मी कचौड़ी बना रही है, उधर नहीं देखो, आप इधर देखो। पहले खाने से ध्यान हटाओ, पहले यहाँ पे लगा दो तभी याद हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल आपके सामने, फोटोन की ऊर्जा क्या है? फोटोन का ऐसे विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है। फोटोन की ऊर्जा के लिए सूत्र बताओ। एच न्यू होता है, ई बराबर एच न्यू होता है। क्या बताओ एक बार जल्दी से बच्चा पार्टी, आप बता रहे हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। 61 नंबर सवाल है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10 पर पावर माइनस का 15 मीटर होता है, तो बताओ परमाणु का आकार क्या होता है? बताओ एक बार परमाणु का आकार बच्चा पार्टी, परमाणु का आकार आप हमें बता के चलोगे तो वो हो जाता है 10 पर पावर माइनस का 10 मीटर। 10 पर पावर माइनस का 10 मीटर बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन रहता है? वो होता है कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सभी के सभी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की क्या इकाई होगी? ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई बताओ। 63 का क्या होगा? जल्दी से बच्चा पार्टी।
इसका कोई इकाई नहीं होता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई इकाई नहीं, क्योंकि वोल्ट विद्युत विभव का, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर विद्युत धारा का। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 64 नंबर सवाल है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है? ये ऋणात्मक में होता है, अर्धचालक का तापमान गुणांक बच्चों ऋणात्मक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो नैंड गेट को सार्वजनिक तर्क द्वार कहते हैं। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर y होता है, लेकिन ऊपर में बार लगा हुआ होता है। चलो अगला बता के चलो कि 15 का तुल्यांक, द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? 15 का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने कई बार बता दिया है। 2 से लगाओ 7 दूना 14 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 तिहाई 6 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2 और शेष 1 बचा। ये 4 गो 1 किस में है बच्चों? 4 गो 1 तो इसी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना 1 1 1 1 4 गो 1। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 67 नंबर सवाल है, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं? बताओ एक बार, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? क्या एन टाइप वाला इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप वाला कौन सा होगा? विवर होता है, जिसे आप होल कहते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? एक हमारा आयाम, दूसरा आवृत्ति, तीसरा कला, तो मतलब 3 मॉड्यूलन हुए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन बच्चों 2 नंबर में ऐसे पूछ लेता है, लेकिन याद कर लोगे तो ठीक है, नाभिकीय संलयन याद रखिएगा। चलो अगला बता के चलो, लास्ट नंबर सवाल है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। अच्छा बच्चों, प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल बताओ एक बार। चाल होती है 3 गुणा 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा प्रकाश वर्ष क्या होता है सर? पहले मान बाद में बताइएगा, पहले ये बताओ प्रकाश वर्ष क्या है? मतलब है कि एक वर्ष में बच्चों, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो है, ये प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? यही हमारा प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, और इसका मान होता है 9.46 गुणा 10 पर पावर 15 मीटर। ये बात तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछ लेगा प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। एक वर्ष ये पूछेगा ऐसे, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणा 10 पर पावर 15, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर बच्चों। ओके चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी। हमने इसमें पूरे 70 को कवर किया, और आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न तो बनेगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि जितना अलग से समझाते हैं ना जी, उसी से भी प्रश्न आ जाता है, या फिर जो प्रश्न है उससे भी आ जाएगा। तो आप घबराओ नहीं, विद्या आनंद के साथ जुड़े हो, यानी कि प्रदीप भैया के साथ जुड़ गए हो, तो फिर एग्जाम तक भरोसा करो। और हाँ बच्चा पार्टी, वो नोट्स तो ले लेना यार, ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं रखे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि तीनों सब्जेक्ट उसी में मिल जाएगा आपको। ये व्हाट्सएप पे नोट्स मिलेगा आपको, पीडीएफ नोट्स। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। और बच्चों हमारे तरफ से आपको हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।